NSIM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम के लिए है, अगर आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। और हमने ऑलरेडी इसका चैप्टर 1 बना के वीडियो अपलोड किया हुआ है विद 10 MCQs एट द एंड। तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप चैप्टर 1 मिस आउट ना करें। ठीक है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस उनके MCQs भी अटेंड करना मत भूलिएगा, ना ही इस वीडियो का, ना ही चैप्टर 1 का, और ना ही जो अपकमिंग और भी 12 चैप्टर के 12 वीडियोस आएंगे उसके बाद उसकी भी MCQs अटेंड करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर करेगा रियल टाइम सिनेरियो में। जब आप MCQs का आंसर दे रहे होंगे उस टाइम पे आप पे प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि आपने पहले ही प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक है, सो हम जो आप करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 विच इज कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें भी 10 MCQs होंगे एट द एंड, तो प्लीज प्रॉपरली इस पूरे वीडियो को देखिएगा एंड एट द एंड MCQs को अटेंड कीजिएगा, सो दैट आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है गाइस, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और इसको शेयर भी कीजिए अगर आपका कोई दोस्त या आपके कोई रिलेटिव्स में NISM 5 एग्जाम्स अटेंड करने वाले हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज चैनल को, बिकॉज इसके रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे या आगे भी मैं फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, उससे भी आप जुड़े रहेंगे, आपको नई नई एजुकेशनल नॉलेज आता रहेगा। एंड आप NSIM जब एग्जाम क्लियर करके आप MFI रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप अपने क्लाइंट्स को बहुत सारी ऐसी नॉलेज दे पाएंगे जो मैं आपको यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारे टॉपिक का नाम है कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। पहला लाइन लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट मार्केट एंड सिक्योरिटीज इन लाइन विद स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इट्स वेरी सिंपल गाइस। म्यूचुअल फंड जो है ना वो एक व्हीकल जैसा काम करता है, जो इन्वेस्टर्स का पैसा पहले एक्यूमुलेट करता है, उसके बाद जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पैसे को लेकर प्रॉपर प्रपोर्शन में या तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, या तो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे, या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, एंड उससे जो रिटर्न्स आएगा वो बाद में आप लोग को इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो जाता है, आपको जैसे इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है क्या, ये म्यूचुअल फंड है क्या, कौन से फॉर्म में ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक ट्रस्ट के फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, और ये जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है उसके तहत रजिस्टर्ड हुआ है म्यूचुअल फंड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस लाइन के ऊपर कि म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो आपको बोलना है ट्रस्ट। ना ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना ये कोई बैंक है। ठीक है, ये एक ट्रस्ट है। अब आपने सुना ही होगा ट्रस्ट का काम क्या होता है, बेनिफिशियरीज को या बेनिफिट देना, राइट। अब अपने लोगों को बेनिफिट देना, जैसे अभी आपने कोई अनाथ आश्रम सुना होगा या कोई हॉस्पिटल सुना होगा जो ट्रस्ट से चलता है, तो वो क्या करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, या जो भी अनाथ आश्रम में लोग रहते हैं उनको, राइट। तो म्यूचुअल फंड किनको यहाँ पर बेनिफिट करेगा, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, हेंस म्यूचुअल फंड उनको बेनिफिट करेगा। अब मनी, अगर आप राइट साइड में जो चार्ट देख पा रहे होंगे उसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अपना 500 रुपए का SIP या लमसम अमाउंट, ऐसे बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग अपना पैसा किसी एक फंड में लगाएंगे, राइट। एंड फिर क्या करेंगे, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटीज में। यहाँ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, या तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, या तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इग्नोर करेंगे, एंड मेनी मोर। ठीक है, उससे जो रिटर्न्स आएगा वो क्या होगा, आप लोग को ही पास हो जाएगा, इन्वेस्टर्स को ही पास हो जाएगा। हाँ, बीच में क्या होता है कि एक एक्सपेंस रेशियो होता है, वो आपके रिटर्न्स में से डिडक्ट कर लिया जाता है, ताकि फंड मैनेजर्स की फीस एंड मेनी मोर, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज, असेट मैनेजमेंट जो कंपनीज होती है, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बेयर करने के लिए एक्सपेंस रेशियो आपसे लिया जाता है, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए। अदर देन दैट आपको रिटर्न्स प्रोवाइड किया जाता है बहुत अच्छे। ठीक है, सेकंड लाइन क्या कहता है, थ्रू इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड an investor can get access to equities, bond, money market instruments and other securities with professional fund management services। जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि किस किस मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब जो ये म्यूचुअल फंड का गोल क्या होता है कि जो उनके इन्वेस्टर्स है ना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। जैसे अभी किसी इन्वेस्टर का है ना शॉर्ट टर्म का ही इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि 90 डेज 30 डेज, तो वो बॉन्ड डेट मार्केट को सिलेक्ट करेंगे इन्वेस्टर्स, और फिर फंड मैनेजर क्या करेगा, उसी डेट मार्केट में पेपर्स को खरीदेंगे, बॉन्ड्स को खरीदेंगे, एंड उसमें इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में जो रिटर्न्स बनेगा वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन करेंगे। वही अगर कोई वेल्थ क्रिएट करना चाहता है
थोड़ा हाई रिस्क लेके, तो इक्विटी मार्केट में 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, एंड फिर उससे जो रिटर्न्स बनेंगे, CAGR रिटर्न्स 12%, 13%, 14%, जो भी 18%, वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो जाएंगे आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस रेशियो। थर्ड है, म्यूचुअल फंड ऑफर्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स टू केटर टू द नीड्स ऑफ डाइवर्स इन्वेस्टर्स। मैंने अभी जस्ट बताया, किसी का रिस्क होगा, किसी इन्वेस्टर का रिस्क टेकिंग एपेटाइट क्या होगा कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। कोई इन्वेस्टर होगा जो उसको एग्रेसिव रिस्क लेना है। सो अलग अलग स्कीम्स उसके हिसाब से बने हुए रहते हैं। तो इन्वेस्टर्स अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं कि उनको किस चीज में, कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना है, और वहां पर जो फंड मैनेजर उस स्कीम का होगा वो प्रॉपरली इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे। The money that is raised from investors ultimately benefits government, companies and other entities directly and indirectly for funding of various projects or paying for various expenses. तो ये जो मनी आप लोग से रेज किया जा रहा है या हमसे रेज किया जा रहा है इन्वेस्टर से, ये किसको बेनिफिट करता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तभी तो वो बॉन्ड्स इशू करेंगे, राइट? तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 8%, 7%, 6% का रिटर्न्स मिलेगा। कंपनीज जब इक्विटी मार्केट में आके IPO के थ्रू पैसे रेज करते हैं, कुछ ना कुछ काम के लिए रेस करते हैं, या तो वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए करते हैं, या तो उनको एक्सपांड करना होता है अपनी कंपनी को, राइट? इस वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही करके पैसा रेस करके इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दिया जाता है, और इन टर्न क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनीज और अदर एंटिटीज को भी बेनिफिट होता है। तो हम दोनों एक दूसरे से चलेंगे, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। समझो फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी ने IPO के थ्रू पैसे रेस किए, अभी उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया। अब एक्सपैंड करने के बाद क्या होगा, उनको एम्प्लॉइज की नीड होगी, राइट? वो एम्प्लॉइज लाएंगे। अब एम्प्लॉइज जब आ जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो ये सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। इससे डिमांड फुलफिल हो सकता है, या डिमांड भी बढ़ सकता है। इंडिया में तो क्या होता है, सप्लाई अगर ज्यादा है तो डिमांड भी हो जाता है कैसे न कैसे करके, राइट? तो एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा जुड़ा हुआ है, एंड इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो जिस कंपनी में स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक अच्छी चल रही है उस कंट्री की। आपको एक चीज एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने किस में इन्वेस्ट किया? उन्होंने इक्विटी, बॉन्ड्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है। जरिया किसके किया है? म्यूचुअल फंड के किया है। इसीलिए म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल बोला गया है। ठीक है, म्यूचुअल फंड कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं है, म्यूचुअल फंड खाली एक जरिया है किसी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये ध्यान रहे आप। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। क्या लिखा है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस स्कीम्स फ्रॉम द बेसिक नीड्स ऑफ एन इन्वेस्टर लाइक सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। इसका बहुत सिंपल मतलब है कि जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आता है किसी भी फाइनेंशियल असेट में या कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो उसके माइंड में सिर्फ पहली बात क्या आती है कि रिस्क कितना है इसमें, राइट? अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना रिस्क लेना पड़ेगा, क्या उसका कैपिटल सेफ है या नहीं, सेफ रहने वाला है या नहीं, या जिस स्कीम में वो इन्वेस्ट करने वाला है या जिस फाइनेंशियल एसेट में वो इन्वेस्ट करने वाला है उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं। और थर्ड क्वेश्चन इसके माइंड में आता है कि रिटर्न्स कितना उसमें से जनरेट होने वाला है उस फाइनेंशियल एसेट से। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो बेसिक नीड्स ऑफ एन इन्वेस्टर होती है, उसको जो सवाल आते हैं बेसिक तीन, वो है क्या मेरा कैपिटल सेफ रहेगा, मतलब सेफ्टी। सेकंड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर उसको कभी भी पैसे की इमरजेंसी हो जाती है, उसको पैसा निकालना है उस फाइनेंशियल एसेट में से, तो क्या वो ऑन द स्पॉट निकाल पाएगा, जल्द से जल्द निकाल पाएगा कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, अगर आप कोई एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं या एक घर खरीदते हैं, राइट? एंड उसके बाद आपको 6 महीने बाद अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो रियल एस्टेट इतना लिक्विड नहीं होता है। आप उसको बेच के ऑन द स्पॉट पैसे नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए कस्टमर को बहुत टाइम लगता है आने में, चेक करने में, बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है, वो मंथ्स लग जाते हैं उसको बेचने में। लेकिन अगर वही कोई मैं अगर फाइनेंशियल एसेट की बात करूँ, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विटी, राइट, उसमें ऑन द स्पॉट लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। कभी भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम बेचो, आपको पैसे आपके मिल जाएंगे रिडीम होकर ऑन द स्पॉट, राइट? एंड थर्ड इज द रिटर्न्स, किस स्कीम में ज्यादा रिटर्न्स है। तो अब यहाँ पर रिटर्न्स जो होता है वो टोटली रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। हाई रिस्क ले रहे हो तो हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस है, जैसे कि इक्विटी में, राइट? अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हो तो लो रिटर्न्स मिलने के चांसेस है, जैसे कि डेट फंड्स में, बॉन्ड्स में, राइट? तो उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए जानते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में म्यूचुअल फंड स्कीम वाइज। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है कि ये रीजनेबल इनकम प्रोवाइड करेगा आपको हाई लिक्विडिटी के साथ। अभी हमने लिक्विडिटी की बात की थी, राइट? तो यहाँ पर हाई लिक्विडिटी होती है, रीजनेबल इनकम प्रोवाइड करेगा
एक रात के लिए ही सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब वन बिजनेस डे के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर किसी को वन बिजनेस डे में पैसा की जरूरत पड़ेगी या ज्यादा टाइम के लिए वो इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते हैं, तो वो इस ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है इक्विटी इक्विटी फंड। इक्विटी फंड सबसे हाई रिस्की फंड होता है, राइट, क्योंकि आप इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो कैपिटल अप्रिसिएशन का होता है, कि आपने अगर 10,000 रुपए लगाए तो वो टाइम के साथ बढ़ता रहे, कंपनी के जब शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके म्यूचुअल फंड का स्कीम का यूनिट एलोकेशन जो भी मिला है आपको, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा उसका वैल्यू, राइट। तो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़ता है, यहाँ पर रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा है। थर्ड इज हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल अप्रिसिएशन का आप एक तरीके से ऑब्जेक्टिव बना के रख रहे हैं अपने माइंड में। और हाइब्रिड में क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी और डेट दोनों में भी आपका एलोकेशन होगा। तो ये हाइब्रिड फंड वैसे काम करता है। तो जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, और डेट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो हाइब्रिड के थ्रू, तो रेगुलर इनकम आने का भी चांसेस है। तो हाइब्रिड दोनों चीज का आपको फायदा देता है, इक्विटी का भी और डेट का भी, ठीक है, मतलब रेगुलर इनकम का भी और कैपिटल एप्रिसिएशन का भी। थर्ड आता है, सॉरी फोर्थ आता है लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको वो स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम प्रोवाइड करे, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी यही आता है कि आप कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि 10-10 साल का जो बॉन्ड्स होता है, राइट। सो ये सब में इन्वेस्ट करने का इसका ऑब्जेक्टिव होता है, और वो आपको स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम प्रोवाइड करेगा। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम समझ में आ गया होगा, और क्या किसका बेनिफिट होता है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, ये आपको समझ में। चलिए तो अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो the scheme's investment policy would disclose two aspects. First is asset allocation and the second is investment style. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होता है स्कीम का, उसमें दो चीजें पता चलती है। फर्स्ट इज असेट एलोकेशन, कि कौन से चीजों में इन्वेस्ट किया गया है, कौन से फाइनेंशियल असेट में, और कितना कितना परसेंट का एलोकेशन दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक स्कीम है जिसमें इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में ये किया हुआ है, इन्वेस्ट किया गया है, और उसमें 5% का एलोकेशन दिया हुआ है, तो वो क्लियरली मेंशन होगा, इसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अब इन्वेस्टमेंट स्टाइल दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव मैं पहले आपको बता देता हूँ। पैसिव का मतलब होता है कि जो फंड मैनेजर होता है उसको कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकता है, वो कोई भी इंडेक्स फंड को ले सकता है, जैसे कि यूटी निफ्टी 50 ले लिया या सेंसेक्स 30 ले लिया। निफ्टी 50 में जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, या सेंसेक्स में जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है, उसमें एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसमें उनको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको बस कॉपी करना था, मिरर करके इन्वेस्ट कर देना था। इसीलिए इसको बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग, ठीक है। एक्टिव इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, कि फंड मैनेजर का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ना इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करें। अब इंडेक्स को बीट करने के लिए उनको इंडेक्स से बेटर इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो वो खुद से स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने वाला है विद देयर प्रोफेशनल एनालिसिस, राइट। और उनका एलोकेशन उसके हिसाब से रखते हैं ताकि वो इंडेक्स फंड को बीट कर सके। दैट इज वाई एक्टिव, उसको एक्टिव इन्वेस्टिंग बोला जाता है, क्योंकि वहां पर फंड मैनेजर कंटिन्यूसली एक्टिवली चीजों को देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कंपनीज के ऊपर। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्टिव फंड पैसिव फंड्स को बीट कर ही दे। बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पर एक्टिव फंड ने आज तक पैसिव फंड को बीट नहीं किया है, ठीक है। तो ये था इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो आपको जानना बहुत जरूरी है एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि आप अपने म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो आपके क्लाइंट्स बनेंगे आगे, उनको आप समझा सकें। तो पहला आता है यूनिट्स। अब ये यूनिट्स क्या होता है? यूनिट, जैसे अभी आप समझो रिलायंस का कोई शेयर लेना चाहते हैं, तो अभी रिलायंस के शेयर का फॉर एग्जांपल एक प्राइस चल रहा है 2,500 रुपए। तो अगर आप उनको उनका एक शेयर लेना है ना रिलायंस का, तो आपको 2,500 रुपए देके वो शेयर लेना पड़ेगा। लेकिन अब म्यूचुअल फंड स्कीम जो होता है उसमें कोई एक शेयर तो होता नहीं है, अलग अलग टाइप का हो सकता है स्कीम वाइज म्यूचुअल फंड। तो समझो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। अब यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। अब अगर टॉप 50 कंपनी है, तो आप टॉप 50 कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे आपको, राइट। लेकिन आपका अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 रुपए पर मंथ है सिर्फ। तो क्या आपको 1,000 रुपए में सारा का सारा 50 कंपनी का एक एक शेयर मिल सकता है? नहीं मिल सकता, राइट, क्योंकि उसका प्राइसिंग भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, ठीक है।
तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में आपको शेयर्स नहीं मिलते, उसके आपको यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिट। तो अभी है ना, यूनिट का जो प्राइस होता है, आप बोलेंगे अब एक यूनिट कितने का होता है, तो उसके लिए एनईवी डिसाइड किया जाता है, और वो एनईवी जो है ना वो कॉस्ट प्राइस होता है, प्राइस होता है एक एक यूनिट का। तो अभी मैं अगर आपको यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो डायरेक्ट प्लान है, उसका अगर मैं आपको एनईवी बताऊं, वो 122 रुपए चल रहा है, 122 रुपए समथिंग पैसे, ओके। तो अगर आप समझो 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, एक मंथ में आपने 1000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दिया, तो 1000 रुपए इन्वेस्ट हो गया उस म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आपको सिर्फ 8.91 यूनिट्स मिलेंगे। फिर अगले महीने अगर एनएवी कम ज्यादा होता रहा, तो उसके बेसिस पे आप जितना भी इन्वेस्ट करें उसका यूनिट आपको एलोकेट होता जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यूनिट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो आपके अकाउंट में यूनिट्स के फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। सेकंड आता है फेस वैल्यू। अभी ना हर जो म्यूचुअल फंड होता है उसका जो यूनिट होता है ना, उसका एक फेस वैल्यू डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है, जो कि है 10 रुपए। अब फेस वैल्यू होता है एक तरीके से कॉस्ट प्राइस म्यूचुअल फंड का, ठीक है। तो आपको ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से होता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट फेस वैल्यू का आपको एक बेसिक टर्म पता होना चाहिए कि एवरी यूनिट हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10, ठीक है। थर्ड आता है यूनिट कैपिटल। अभी आपने यूनिट समझ लिया, आपने फेस वैल्यू भी समझ लिया। अब यूनिट कैपिटल क्या होता है, द नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय अ स्कीम मल्टीप्लाइड बाय इट्स फेस वैल्यू इज द कैपिटल ऑफ द स्कीम। समझो कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 5000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, ठीक है, 5000 करोड़ का एलोकेशन है। अभी ना उन्होंने जब इन्वेस्ट किया, और जब आप लोग खरीदना शुरू करोगे, तो आपको कुछ यूनिट्स अलोकेट हो रहे हैं, राइट। तो सारे इन्वेस्टर्स को फॉर एग्जांपल 5000 यूनिट्स अलोकेट हुए, तो वो 5000 यूनिट्स को 10 रुपए जो फेस वैल्यू उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो उसका ये आएगा, अमाउंट आएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट कैपिटल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, द फीस और कमीशन पेड टू वेरियस म्यूचुअल फंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम आउट ऑफ एक्सपेंसेस चार्ज टू द म्यूचुअल फंड स्कीम, दीज आर नोन एज रिकरिंग एक्सपेंसेस। मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। म्यूचुअल फंड आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, राइट। आप उनको 500 रुपए 1000 रुपए महीने का एसआईपी कर रहे हो, या बहुत सारे इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। अब वहां पर कौन बैठा हुआ है, म्यूचुअल फंड मैनेजर बैठा हुआ है, राइट, म्यूचुअल फंड। अब वो क्या कर रहा है, अपनी एक्सपर्टीज से आपके पैसे को प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी नॉलेज के बेसिस पे कि आपका पैसा रिटर्न्स बनाए अच्छा खासा, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही एज अ म्यूचुअल फंड है कि आपको रिटर्न्स बना के दे, करेक्ट, विद देयर एक्सपर्टीज। अब अगर वो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो अगर आपके लिए इतनी मेहनत करे, तो क्या उनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली उनको मिलनी चाहिए। तो वो जो सैलरी होता है वो किससे उनको मिलेगी, ऑब्वियसली हमसे, हम इन्वेस्टर से। बट हम उनको पर्सनली ऐसे सैलरी नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम जो इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट, उसमें से कुछ एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा, जो हर स्कीम के लिए अलग अलग होता है। 0.5 से 2% तक भी चला जाता है एक्सपेंस रेशियो, और वराई करता है हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपकी स्कीम का म्यूचुअल जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5% है, तो अब वो ना आपके हर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा उसमें 0.5% आपका डिडक्ट हो जाएगा, और फिर वो सारे इन्वेस्टर से जब डिडक्ट हो जाएगा, तो वही अमाउंट म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी जाता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आपको बहुत सारे बैंक्स है ना अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका म्यूचुअल फंड है, वो नहीं। असेट मैनेजमेंट कंपनी का जो म्यूचुअल फंड होता है वो बैंक्स प्रमोट करते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन के, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इन्वेस्टर्स के बीच में, तो उनको भी तो उनका कमीशन मिलना चाहिए, तो वो भी इसी चीज से जाता है, एक्सपेंस रेशियो से। हेंस इट इज कॉल्ड एज रिकरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि कंटिन्यूसली लगने वाला है ना, सैलरी रोज जानी है, म्यूचुअल फंड कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन रोज मिलना है, और एक्सेट्रा। तो वो एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में चला जाएगा। तो अगर आपको पता लगाना हो कि ये एक्सपेंस रेशियो कहाँ होता है, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल गूगल पे जाइए, वहां पर किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम लिखिए, आप लिखिएगा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। आपको मनी कंट्रोल का साइट मिल जाएगा, मनी कंट्रोल का साइट ओपन कीजिए, आपको है ना वहां पर क्लियरली दिखेगा एक्सपेंस रेशियो कितना है, नेट एसेट वैल्यू एनईवी कितना चल रहा है उस फंड का, एयूएम कितना चल रहा है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ उसका मतलब क्या होता है। तो आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसका, ठीक है। सेकंड है नेट असेट वैल्यू एनईवी। अभी मैंने आपको पिछले ही यूनिट समझाते वक्त आपको समझाया था कि नेट असेट वैल्यू क्या होता है, प्राइस ऑफ पर यूनिट होता है, राइट, प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, कि एक एक यूनिट खरीदने के लिए आपको उस स्कीम का कितना रुपए देना है। तो मैंने यूटीआई निफ्टी 50 का आपको एग्जांपल बताया, 122 रुपए का एक यूनिट मिल रहा है, ठीक है। अब खरीदते वक्त तो आपने 122 रुपए दे दिया, समझो अगर आपको आगे जाके बेचना है तो क्या करना है, तो सेम एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। आपने 1000 रुपीज दिया था, राइट,
पर मंथ 1000 रुपीज आप दे रहे हो, ठीक है, आपको 8.91 यूनिट्स मिले थे, आपने है ना 2 महीने इन्वेस्ट किया, 2 महीने बाद आपके पास अब कुछ 17 यूनिट्स हो गए, 17 या 18 यूनिट्स हो गए, और अब है ना म्यूचुअल फंड का जो ये एनएवी है वो ज्यादा हो चुका है, आपने 122 रुपए पे इन्वेस्ट किया था, अभी है ना म्यूचुअल फंड का जो एनएवी चल रहा है उस स्कीम का वो 130 रुपए चल रहा है, और आपके पास है 18 यूनिट्स, तो अगर आप उसको बेच रहे हो तो आपको कितना फायदा होगा, 2340 रुपए मिल जाएगा आपको, मतलब आपने 2000 इन्वेस्ट किया और आपको 2340 रुपए मिला, 2340, मतलब आपको 340 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सेम एनएवी खरीदने के टाइम भी काम आता है और बेचने के लिए भी वही वैल्यू ली जाती है, समझो अगर एनएवी कम होता तो ऑब्वियसली आप लॉस में बेच रहे होते उस चीज को, ठीक है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, मार्केट का जो एनएवी है वो कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट की वजह से या डेट मार्केट की वजह से, एंड वो डेली चेंज होता है बिकॉज स्टॉक फ्लक्चुएशंस एवरीडे होते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशंस एवरीडे होते हैं। थर्ड आता है असेट अंडर मैनेजमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, देखो असेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी कोई एक फंड है, ठीक है, उसमें ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाएंगे, राइट, बहुत सारी देश भर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे, तो वो जो बहुत सारा पैसा लगाएंगे ना वो एक्यूमुलेट होने के बाद कितना अमाउंट होता है उसको बोलते हैं हम असेट अंडर मैनेजमेंट, AUM, म्यूचुअल फंड का पूरा अमाउंट कितना जमा हुआ है। तो अगर मैं आपको ना बताऊं, ये टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकता है अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये म्यूचुअल फंड स्कीम है ना कुछ टाइम से इतना अच्छा 18% का CAGR रिटर्न जनरेट करके दे रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कि ना ये बहुत फेमस हो चुका है आज मार्केट में, एंड ये टाइम था जो इसका म्यूचुअल फंड का जो AUM था बहुत कम था, लेकिन आज करीबन 31-32 हजार करोड़ रुपए ये मैनेज कर रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके भी एक कॉन्स एंड प्रोज है, जब AUM बढ़ता है उसकी वो हम आगे समझेंगे, बट आप समझ गए असेट अंडर मैनेजमेंट कैसे बढ़ सकता है टाइम के साथ, क्योंकि लोगों को जब दिखेगा कि इस चीज में ज्यादा पैसा बन रहा है तो आप उसी चीज में आएंगे ना इन्वेस्ट करने, तो ये एक बेनिफिट होता है। फोर्थ इज मार्क टू मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। The process of valuing each security in the investment portfolio of the scheme and its current market value is called M2M, market mark to market। mark to market एक प्रोसेस है सिक्योरिटीज का जो है ना वैल्यू डिसाइड करने के लिए, मतलब एनएवी डिसाइड करने के लिए। अब मैंने आपको बता दिया एनएवी क्या होता है, एनएवी होता है प्राइस ऑफ ईच म्यूचुअल फंड यूनिट, बट ये एनएवी डिसाइड कैसे होता होगा, अपने आप मन में आया वो रख देंगे, नहीं, मार्क टू मार्केट प्रोसेस है उससे डिसाइड होता है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ ये समझाता हूँ, आपने यूटीआई के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, राइट, अब उस 50 कंपनीज जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उसकी वैल्यू होगी अपनी अपनी, एक एक शेयर की वैल्यू होगी, राइट। अब वो जो पूरे अलग अलग टाइप की वैल्यूज है हर शेयर की, 50 कंपनीज है, इसका है ना एक एक्यूमुलेशन होता है, मतलब एवरेज निकाला जाता है, फिर लाइबिलिटीज के साथ उसको माइनस किया जाता है, उसको मार्क टू मार्केट प्रोसेस बोलते हैं, उससे एनएवी डिसाइड होता है। तो ना अभी आपको मैं सिर्फ थियोरी बता रहा हूँ, आगे जाके ना मैं आपको एनएवी कैसे निकालते हैं उसको मैं सिखाऊंगा भी, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा ताकि आप उसको क्लियरली समझ जाए। तो समझो अगर एनएवी निकालने का एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकल, तो आप इजीली निकाल पाएंगे मार्क टू मार्क प्रोसेस, मार्क टू मार्केट प्रोसेस, ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए, तो अब जब हमने म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट रोल को समझ लिया है, चीज़ों को समझ लिया है, तो उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी तो ऑब्वियसली होंगे। तो चलिए पहले एडवांटेजेस को समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज है क्या क्या। तो पहला आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर है ना जिसके थ्रू आप अलग अलग सिक्योरिटीज में, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर्स में, डेट फंड्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, राइट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। तो ये जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है ना, ये ऑलरेडी काफी ना एजुकेटेड होते हैं ये लोग, एंड काफी सालों का इनको एक्सपीरियंस होता है, तभी इनको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हायर करती है टू मैनेज द फंड्स, सो दैट ये इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके, उनका मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाए, राइट। अब अगर आप समझिए खुद से अगर आप अपना एक प्रोफेशनल मैनेजर ढूंढेंगे, जैसे कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या समथिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो वो आपको ज्यादा पैसे लेंगे, राइट, आपको एडवाइस देने के लिए या कुछ करने के लिए। बट म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट क्या करती है, बहुत सारे लोगों का पैसा मैनेज करती है, जिस वजह से क्या होता है कि बहुत सस्ते दाम में आपको ना अच्छा खासा सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हैं, आपके बिहाफ पे आपकी स्कीम के हिसाब से अच्छा खासा चीजें मैनेज करके रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। इवन उनका काम सिर्फ इन्वेस्ट करना और बेचना नहीं है, उनका काम ये भी है कि वो डिविडेंड्स मिल रहे हैं कि नहीं टाइम पे उसको ध्यान दे,
बाई बैक्स, राइट्स इशू, कोई भी जो मार्केट प्रोसीजर्स होती है कंपनीज की तरफ से, उसके ऊपर भी प्रॉपर ध्यान दे। ठीक है, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिलता है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है म्यूचुअल फंड्स का। सेकंड इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। समझो आपके पास 10,000 रुपए है और जाके आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो किसी एक कंपनी में खुद से। ठीक है, अब खाली आपने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, 4-5 साल में अगर रिलायंस कंपनी में कुछ हो गया और आपका पैसा डूब गया, तो ये तो आपके लिए बहुत ही खराब हो गया कि आपका पूरा 10,000 रुपए जो आपने सेव करके रखा था वो डूब गया। इसीलिए कहते हैं नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अंडे कैसा है, एक बास्केट में बहुत सारे अंडे होंगे तो वो एक दूसरे से टकरा के फूट सकते हैं। करेक्ट, इस वजह से उनको अलग अलग चीजों में रखना बहुत जरूरी है। हेंस आपका जो 10,000 रुपए है वो अगर अलग अलग कंपनीज में, इक्विटी मार्केट में अलग अलग कंपनीज में डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्ट हो अलग अलग प्रपोर्शन में, या इक्विटी प्लस डेट में इन्वेस्ट हो, इक्विटी प्लस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो, तो क्या होगा, अगर एक कंपनी कोई डूब भी जाती है या एक जगह कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो दूसरा जगह उसको संभाल लेगा, बैलेंस कर लेगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। इसी को बोलते हैं बेनिफिट ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, और हम सबको डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। थर्ड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिंपल मतलब है, अगर आप निफ्टी 50 में समझो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडेक्स फंड में, और अगर आप ऐसे ही खुद से जाएंगे निफ्टी 50 के 50 शेयर्स में इन्वेस्ट करने, तो अगर अगर रिलायंस का शेयर 2,500 रुपए का है, आईटीसी का शेयर 350 रुपए का है, एचडीएफसी का शेयर 1,500 रुपए का है, तो अगर आप एक एक शेयर भी लेने जाएंगे तो आपको शायद लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं सिर्फ निफ्टी 50 को खरीदने के लिए। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ आप 500 रुपए या 1,000 रुपए भी पर मंथ दे रहे हैं ना उनको, तो आपको सारी कंपनीज का थोड़ा 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 प्रपोर्शन मिल जाएगा यूनिट के फॉर्म में। राइट, ये बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। प्लस प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो होता है, या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो टैक्टिक्स होता है, ये सारा इतना बड़ा बड़ा सर्विस अगर आप अकेले से लेने जाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। बट अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू लेने जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद के लेने जा रहे हैं, तो इसमें क्या फायदा होगा आपको, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो जो भी कॉस्ट होगा म्यूचुअल फंड मैनेजर का, फीस होगा, सैलरी होगा, ये होगा वो होगा, वो सब कुछ है ना सब में डिवाइड हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत कम आएगा हिस्सेदारी। राइट, फीस जो आपको देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। फोर्थ इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज में आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस वक्त। तो आजकल तो हर एक चीज इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है कि आपको है ना स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आपने ये सुना भी होगा, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। या आपने ऐड देखा होगा टीवी पे काफी बार, राइट, या कहीं ना कहीं। तो ये जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इसमें क्लियरली सब कुछ मेंशन होता है। इवन नॉट ओनली इन दिस, आप तो वेबसाइट वगैरह पे भी जाके देख सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के, या ग्रो पे, एपस्टॉक्स पे, या जीरोधा पे, कि हर एक कंपनी का ना हर एक चीज ट्रांसपेरेंट रहता है। एनएवी बताया जाता है, आज तक का लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाया जाता है कि आज तक कितना रिटर्न जनरेट हुआ है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर टर्म में, या ऑल टाइम टर्म में। ठीक है, कितना असेट अंडर मैनेजमेंट वो अभी लेके बैठे हुए हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, ठीक है, आपकी स्कीम को मैनेज कर रहा है, उन्होंने, उनकी फिलोसफी क्या है, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उनकी डिग्री क्या है, कौन सी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस स्कीम में जाने के बाद, उनका क्या क्या एलोकेशन है। तो इतना ट्रांसपेरेंट होने के बाद क्या होता है, आपको भी एक आइडिया रहता है कि मैं जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो अच्छी है, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बड़ी बेसिक नॉलेज तो होगी स्टॉक मार्केट की। राइट, तो ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड की जाती है। फिफ्थ है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट, किसी भी इन्वेस्टर के लिए, कि अभी उसको कभी भी इंपॉर्टेंट हो गई, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो कभी भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच के पैसे विड्रॉ कर सकता है। राइट, तो ये एक फायदा होता है, लिक्विडिटी बहुत अच्छा खासा है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं पूरे इंडिया में, या पूरे वर्ल्ड में भी कहा जाए तो। सिक्स होता है टैक्स डेफरल या टैक्स सेविंग। अभी है ना, टैक्स सेविंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ईएलएसएस करके एक फंड है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। राइट, यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो अप टू 1,50,000 का टैक्स बेनिफिट आपको, टैक्स डिडक्शन आपको मिल सकता है अंडर सेक्शन 80C। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो अपना टैक्स बचाने के लिए इस ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है, और क्या हो जाता है कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाता है, और प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। और टैक्स डेफरल में कैसा है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना म्यूचुअल फंड में, उसके लिए आपको है ना टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप इक्विटी शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आप जो लॉन्ग टर्म गेन्स करेंगे उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है, बट म्यूचुअल फंड में इतना इशू नहीं आता है। ठीक है, सेवेंथ इज कन्वीनियंट ऑप्शन। कन्वीनियंट आपके लिए ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एकदम कन्वीनियंट हो चुका है, क्योंकि
आपको ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन द स्पॉट ऑफ वन क्लिक आजकल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हो जाती है विदाउट एनी मोर डॉक्यूमेंट्स। खाली आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से फटाफट ई साइन करना होता है और अपना नंबर डालना होता है, ईमेल आईडी डालना होता है, नाम डालना होता है और सब कुछ वो कैप्चर कर लेता है। नॉमिनी डालो और ऑन द स्पॉट आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग तैयार हो जाता है। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और घर बैठे आप कर सकते हो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और सारा इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे आपको दिख जाएगा कि किस चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका क्या है फिलोसफी, कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या चार्ट चल रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं। क्या रिटर्न्स आज तक उसने पास्ट में जनरेट किए हैं। ठीक है, तो कन्वीनियंट है। एट इज इन्वेस्टमेंट कंट्रोल। सेम कन्वीनियंट ऑप्शन जैसा इन्वेस्टमेंट कंट्रोल होता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स में फुल कंट्रोल होता है कि आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी एडिशनल अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी एक स्कीम से दूसरे स्कीम में आपको स्विच करना है तो ट्रांसफर के थ्रू आप वो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी होता है आपके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना। नाइन्थ इज रेगुलेटरी कंफर्ट। अब आपको इतनी सारी बेनिफिट तो मैंने बता दी, बट सबसे मेन बेनिफिट है तो रेगुलेटरी कंफर्ट होता है कि किसी भी चीज में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी, उस बात का हमें डर रहता है, या हमारा पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगी। क्योंकि ऐसे पास्ट में इंस्टेंसेस बहुत हुए थे। लेकिन उस वक्त ना सेबी नहीं हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, सेबी ने ना एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना के रखा हुआ है हर एक असेट मैनेजमेंट कंपनीज पे। उनको हमेशा बैलेंस शीट वगैरह सब अपना ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है सेबी के सामने, ताकि सेबी उनके फाइनेंशियल कंडीशन एंड एवरीथिंग पे ध्यान दे पाए कि कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो रेगुलेटरी कंफर्ट आपको मिलेगा सेबी की तरफ से, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ही बनाई गई। ठीक है, एंड टेंथ है सिस्टमैटिक अप्रोच। बहुत अच्छा अप्रोच होता है ये सिस्टमैटिक अप्रोच। अभी है ना, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास 10,000 लाख रुपए नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए। कोई कोई सिर्फ 500 और 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है पर मंथ। तो ये जो SIP आपने सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके थ्रू भी आप 500 रुपए डाल के हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आपने अगर बहुत सारा कॉर्पस जमा कर लिया है तो आप धीरे धीरे उसको मंथली इनकम के थ्रू सिस्टमैटिकली विड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करके भी ऑप्शन होता है कि अगर आपको एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करना है तो आप ट्रांसफर 500 रुपए का या 1000 रुपए का स्विचिंग भी डाल सकते हैं कि इस प्लान से अब उस प्लान में अपने आप धीरे धीरे ट्रांसफर होता जाए। तो ये बेनिफिट आपको, एडवांटेजेस आपको मिलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। आई होप आपको एडवांटेजेस समझ गए होंगे। ठीक है, आपको इसके बाद है ना, आपको जाके वो म्यूचुअल फंड का जो इतना बड़ा PDF है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी सिंपल जो मैंने आपको समझाया है। और आपको एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर होगा चीजें। ठीक है, अब एडवांटेजेस तो समझ लिया, लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस इन द नेक्स्ट स्लाइड। लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो पहला आता है लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। ऑब्वियसली अगर आपने इतने सारे एडवांटेजेस देखे होंगे तो हर चीज का कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है। तो 4 यहाँ पर डिसएडवांटेज है और मैं आपको प्रॉपर्ली समझा देता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट इज लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, किस कंपनी में उनको एक्सपर्टीज के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उनको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने तरफ से ना खुद से कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे आप अगर मैकडी में जाते हो, मैकडोनल्ड्स में जाते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको कौन सा वाला बर्गर लेना है, राइट। बट आप खुद से उसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप खुद से कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, या आप बहुत सारे स्कीम्स है उसमें से आप अपने हिसाब से अच्छा चूज, अपने हिसाब से स्कीम चूज कर सकते हैं जिसमें आपको आपके फेवरेट कंपनीज हो जो आपके एनालिसिस के हिसाब से हो। लेकिन आप खुद से कस्टमाइज नहीं कर सकते कि इस कंपनी को हटा के ये कंपनी डालनी है। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर ही वो डिसीजन ले सकता है, राइट। अगर आपको खुद से कस्टमाइजेशन करना है तो आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट क्यों आएंगे, आप तो खुद से अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाएंगे, राइट, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड इज चॉइस ओवरलोड। अभी लैक ऑफ पोर्टफोलियो का कस्टमाइजेशन में म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया, बट अभी आजकल एक स्मॉल केस करके ऐप भी आ चुका है, वेबसाइट पे आ चुका है जो सर्विस प्रोवाइड करता है आपको कस्टमाइजेशन करने की। बट वही है कि वो म्यूचुअल फंड नहीं है, वहां पर आप क्या कर रहे हो, खुद से इन्वेस्ट करने की एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो जिसमें बहुत पैसे लगेंगे। म्यूचुअल फंड का वो बेनिफिट आपको वहां मिलेगा नहीं। सेकंड इज चॉइस ओवरलोड। अब मैंने आपको कहा कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, बहुत सारी स्कीम्स है, अलग अलग कंपनीज की स्कीम्स है, तो उसमें ना आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप वहां पर इतने कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप गलत डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इस वजह से म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करने से पहले भी आपको बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है कि NAV देखिए, AUM देखिए, असेट अंडर मैनेजमेंट देखिए, म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है, आज तक पास्ट रिटर्न्स इनके क्या रहे हैं। ठीक है, इनकी सोच क्या है फ्यूचर के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर की। ये सारी चीजें जानने के बाद आपको एक लॉन्ग टर्म आइडिया आ जाएगा कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आउट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए आपकी खुद के इन्वेस्टमेंट्स की। थर्ड इज नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट।
अब यहाँ पर है ना दो टाइप के स्कीम्स होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक डायरेक्ट होता है। रेगुलर में क्या होता है ना कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है आपको देने के लिए वो फंड, म्यूचुअल फंड स्कीम, जिस वजह से ना उसको कमीशन मिलता है तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। बट अगर वही इन्वेस्टर डायरेक्ट फंड लेना, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम ले ले वेबसाइट से ऐप से, तो क्या होगा, उनको है ना एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा एक्सपेंस रेशियो। तो इसी वजह से एक वाइज डिसीजन लेना बहुत बेटर है कि हमेशा डायरेक्ट फंड के थ्रू जाइए आप। ठीक है। फोर्थ है नो गारंटीड रिटर्न्स। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड स्कीम्स किस में इन्वेस्ट कर रही है, म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट कर रहा है, डायरेक्ट लाइक इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, डेट में इन्वेस्ट कर रहा है, मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये तीनों भी है ना मार्केट के हिसाब से चलता है, मार्केट कंडीशंस क्या चल रहे हैं, तो ये ना डेली चेंज होता रहता है मार्केट कंडीशंस किसी ना किसी फैक्टर की वजह से, राइट। तो गारंटीड कभी रिटर्न्स नहीं रहेगा। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट। और अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करे, जैसे कि कोविड आ गया था, तो कोविड आ गया था तो पूरा मार्केट डाउन हो गया था, उस वक्त किसी का भी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बट जैसे ही रिकवरी शुरू हुई, सब कुछ ट्रैक पे आने लगा, तो देखिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने एकदम आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स प्रोवाइड किए, स्टॉक मार्केट में एकदम आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। तो देर इज एड एडवांटेज, देर इज अ डिसएडवांटेज, हमें इन दोनों को प्रोज एंड कॉन्स को जानना बहुत जरूरी होता है, सो दैट हम एक बेटर डिसीजन ले पाए अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करते वक्त। एडवांटेजेस जान लिया, डिसएडवांटेजेस जान लिया, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स जो है ना वो चार टाइप से अपना एक ये बना के रखे हुए हैं, यूनिवर्स बना के रखे हुए हैं। पहला होता है मैनेजमेंट स्टाइल से, अगर हम म्यूचुअल फंड को जाने तो दो आते हैं, एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड। ठीक है। अभी एक मैनेजमेंट स्टाइल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इधर द म्यूचुअल फंड मैनेजर है ना काफी एक्टिव है, खुद से वो पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा है, खुद से वो अपनी मर्जी से लाइक कंपनीज चुन चुन रहा है और उसका एक पोर्टफोलियो बना के स्कीम आपको बेच रहा है, राइट। एक स्कीम बनाया हुआ है आप, ताकि आप उसको आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें। दैट्स वाई उसको एक्टिव फंड बोला जाता है। बट उसका ही सेम अपोजिट है पैसिव फंड में। पैसिव फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड को कोई दिमाग लगाने की जरूरत, म्यूचुअल फंड मैनेजर को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, सिर्फ सेंसेक्स के 30 या निफ्टी के 50 या जो भी इंडेक्सेस होते हैं उसको आप एग्जैक्टली रेप्लीकेट करेगा। मतलब अगर निफ्टी में 50 कंपनी है, सेंसेक्स में 30 कंपनी है, सेम टू सेम कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, सेम टू सेम प्रपोर्शन में। अगर निफ्टी में रिलायंस में 5% का एलोकेशन है अभी निफ्टी 50 में, तो सेम टू सेम वो अपने फंड में 5% का एलोकेशन देगा। ठीक है। एंड इसी वजह से क्या होता है, पैसिव फंड में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है म्यूचुअल फंड मैनेजर को, इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। और एक्टिव फंड में मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए कभी कभी ये 1% या उससे भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, 1%, 1.5% तक चला जाता है। ठीक है। तो अगर मैं एक ग्लिम्स दूं तो एक्टिव फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्टिव होता है, पैसिव फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर उतना एक्टिव नहीं होता है, सिर्फ रेप्लिकेट करता है इंडेक्सेस को देख के। एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लगेगा, पैसिव फंड में एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा। ठीक है। सेकंड आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंड। अब है ना फंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन टाइप का होता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी नया फंड मार्केट में आ रहा है, राइट, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक नया फंड लेके आ रही है मार्केट में, तो एनएफओ पीरियड बोलते हैं उसको। ठीक है। एनएफओ पीरियड के अंदर है ना कभी भी है ना इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ओपन एंडेड में क्या होता है, इन्वेस्टर्स कभी भी इन्वेस्ट करेंगे और कभी भी विड्रॉ करके जा सकते हैं। आओ खरीदो, जब मन किया बेच के चले जाओ, वापस खरीदो वापस बेच के चला जाओ, ये होता है ओपन एंडेड फंड। अब क्लोज एंडेड में क्या होता है ना कि एनएफओ जितने टाइम का होता है, जितने टाइम में नया कोई म्यूचुअल फंड आके अपना पहला इनिशियल ऑफरिंग शुरू करता है, उसी टाइम में सिर्फ आप खरीद सकते हो और उसके बाद आप नहीं खरीद सकते। समझो अगर एनएफओ सिर्फ 15 दिन का था, ठीक है, तो 15 दिन के अंदर ही आपको खरीदना पड़ेगा वो, उसके बाद आप 16वें दिन से नहीं खरीद सकते। इवन आप उसको कभी भी बेच भी नहीं सकते। ठीक है, जब तक उसका मेच्योरिटी ना आ जाए। तो क्लोज एंडेड फंड का एक मेच्योरिटी होता है, उस दिन जब वो मेच्योर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सारा यूनिट्स रिडीम हो जाएगा, आपको अमाउंट जो होगा एनएवी के बेसिस पे वो आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जो आपने लिंक किया होगा। ठीक है। एंड थर्ड होता है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड का खासियत ये है कि ये ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड का मिक्सचर होता है। बट हाँ, क्लोज एंडेड फंड इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि इंटरवल फंड है ना मोस्टली क्लोज एंडेड फंड ही होता है, क्योंकि ये है ना सिर्फ 15 डेज के लिए है ना ओपन होता है। ठीक है, ताकि आप उसमें कुछ भी खरीदी या बिक्री कर सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर से वो क्लोज हो जाता है काफी टाइम के लिए, फिर वो ओपन होता है फिर वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, साल में ऐसा 2 बार वो ओपन होता है। तो इसी वजह से इसको मिक्सचर ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड बोला जाता है। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल को। ओपन एंडेड को आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। क्लोज एंडेड को आप सिर्फ एनओफओ के बीच में खरीद सकते हो, उसके बाद आप उसको सेल नहीं कर सकते जब तक मेच्योरिटी ना आ जाए। मेच्योरिटी में ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा वो। अगर समझो
खरीदने के बाद और मेच्योरिटी भी आया नहीं और किसी को पैसे की जरूरत है और किसी ने क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो वो क्या करे? वो क्या कर सकता है, स्टॉक मार्केट में जाके सेल करने का ट्राई कर सकता है। अगर वो लिस्टेड है तो वो अगर फंड लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में तो वो सेल करने का ट्राई कर सकता है, बट वही है कि वहां पर बायर मिलना जरूरी है, तभी सेल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इंटरवल में मैंने आपको क्या बताया, दोनों का मिक्सचर होता है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड का। 15 दिन के लिए ओपन होता है, उसमें सेलिंग बाइंग होती है और फिर उसके बाद वापस वो क्लोज हो जाता है। ठीक है। फिर आता है स्कीम बेसिस। स्कीम बेसिस के हिसाब से चार स्कीम में मोस्टली म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरीज बनाते हैं। इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम और सोशल सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। जैसे कि इक्विटी स्कीम क्या करता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर इक्विटी स्कीम के तहत सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि शेयर कंपनीज की शेयर्स में, मोस्ट ऑफ द एलोकेशन उनका कंपनीज की शेयर्स में होता है। ठीक है, 75% तक। डेट स्कीम में क्या होता है, डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। हाइब्रिड स्कीम में क्या होता है, डेट और इक्विटी का मिक्सचर कर सकते हैं वो अपने हिसाब से, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेंगे और डेट में भी इन्वेस्ट करेंगे मिक्स करके। ठीक है। एंड फोर्थ होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड। सोल्यूशन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से पोर्टफोलियो चाहिए, या किसी को चिल्ड्रंस एजुकेशन के हिसाब से कोई पोर्टफोलियो चाहिए, मैरिज के हिसाब से एक पोर्टफोलियो चाहिए, तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में आ जाता है। ठीक है। फोर्थ है टाइप जो है वो है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में सिंपल है, इक्विटी फंड का क्या रहता है मेन ऑब्जेक्टिव कि वो कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा इन द लॉन्ग टर्म, राइट। इस वजह से उसको कैपिटल इक्विटी फंड बोला जाता है। फिक्स्ड इनकम फंड का गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो आपको एक तरीके से रेगुलर इनकम प्रोवाइड करे, इसके लिए फिक्स्ड इनकम बोला जाता है इसको। ठीक है। थर्ड इज मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड में क्या होता है ना, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है, कभी भी आप आके खरीदोगे ना तो कभी भी आप बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सब में से सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मनी मार्केट फंड में ही होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट होता है ना, इस वजह से इसमें लिक्विडिटी बहुत होती है। फोर्थ होता है गोल्ड फंड। गोल्ड फंड का क्या है ना कि आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा वो मोस्टली एलोकेशन गोल्ड में रखेगा, या फिर गोल्ड की जो मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, माइनिंग कंपनीज वगैरह, उसमें इन्वेस्ट करेगा, तो ये दोनों भी में मिला के गोल्ड फंड में इन्वेस्ट होता है। एंड इंटरनेशनल फंड इन द सेंस, आप कोई अमेरिका की कोई कंपनीज हो गई या उनकी कोई म्यूचुअल फंड हो गई, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, या चाइना या जापान की या कहीं और की भी लाइक इंटरनेशनल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको इंटरनेशनल फंड बोला जाता है। आई होप आपको चारों टाइप समझ चुके हैं। तो आप इसको एक बार, अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार वापस से स्किप करके मतलब पीछे रिवाइंड जाइए और वापस से एक बार सुनिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया चार टाइप से, लेकिन जो मेजर टाइप होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए वो है म्यूचुअल फंड स्कीम वाइज, जो सेबी की तरफ से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कि उसमें कितना एलोकेशन होना चाहिए। तो अब ये जो पांचों चीज देख पा रहे हैं, अभी जो पाई चार्ट देख पा रहे हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इक्विटी स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, डेट स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम और अदर स्कीम्स। तो इक्विटी स्कीम में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विटी में ही इन्वेस्ट होगा, मतलब शेयर्स ऑफ कंपनी में। डेट स्कीम में डेट रिलेटेड सिक्योरिटीज में, और हाइब्रिड स्कीम में इक्विटी प्लस डेट का मिक्सचर होगा। सोल्यूशन ओरिएंटेड में रिटायरमेंट प्लानिंग या चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिज वगैरह के लिए इन्वेस्ट होगा, और अदर स्कीम्स के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप समझेंगे। ठीक है। अब है ना, इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए ना एक इक्विटी के अंदर भी है ना काफी ज्यादा लाइक डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ठीक है। तो सेबी की तरफ से ये किया गया था। तो इक्विटी में ना तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। इंडिया की जो फर्स्ट टॉप 100 कंपनीज जो होंगी ना अकॉर्डिंग टू द फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे राइट साइड में, वहां पर मैंने क्लियरली लिखा है लार्ज कैप कंपनीज को क्या बोला जाता है, 1 से लेके 100 कंपनीज जो होती है, फर्स्ट 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू द फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जिनकी सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पहली 100 कंपनी जो है इंडिया की, उसको लार्ज कैप कंपनी बोला जाएगा। 101 से 250 में जो लार्ज कैप फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो कंपनीज आती है उनको मिड कैप बोला जाता है, मिड कैप कंपनीज। और जो 251 के बाद जितनी भी कंपनीज है उसको स्मॉल कैप कंपनीज बोली जाती है। मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप, 101 से 250 मिड कैप, एंड 251 के बाद कितना भी वो है स्मॉल कैप। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखना है आपके माइंड में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को आपको दिमाग में डालने के लिए। ठीक है, इसको भूलिएगा मत। चलिए, तो अब हम जानते हैं इक्विटी स्कीम के बारे में। इक्विटी स्कीम्स के अंदर 11 सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, सो एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले पहले ये याद रखिए कि इंडिया की फर्स्ट
100 कंपनीज जो होगी 1 से लेके 100 तक अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको हम लार्ज कैप बोलेंगे। 101 से 250 तक जो भी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो मिड कैप होगा, और 251 और उसके जितना भी आगे जितनी भी कंपनीज होगी वो सब स्मॉल कैप होगा एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट समझते हैं मल्टी कैप फंड को। मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होता है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों में भी इन्वेस्ट किया जाता है। 25-25% ईच, मतलब 25% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा, 25% मिड कैप स्टॉक्स में एंड 25% स्मॉल कैप। तो इससे क्या होगा, 25-25-25 75% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड आता है लार्ज कैप फंड। अब ये भी एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसमें सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा एंड मिनिमम 80% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लार्ज कैप में। तो आपके माइंड में आ रहा होगा ना 75% इक्विटी में कर रहे हैं मल्टी कैप में, तो रेस्ट 25%, तो वो फंड मैनेजर की चॉइस है, वो कैश रखना चाहते हैं या किसी और चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या लार्ज कैप में बढ़ाना चाहते हैं, मिड कैप में या स्मॉल कैप में या कुछ भी ऐसा। वैसे ही सेम लार्ज कैप में 80% और 20% के साथ फंड मैनेजर कुछ भी कर सकता है, या तो वो कहीं और डाल सकता है या कैश में भी रख सकता है होल्डिंग्स। ठीक है, थर्ड आता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड भी सेम ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसमें 65% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मिड कैप में होगा। ठीक है, उसके अलावा रेस्ट जो 35% बचेगा वो कहीं भी कर सकता है। स्मॉल कैप फंड सेम ईयर, यहाँ पर भी 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड में होना चाहिए, और ये भी एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। मैं ओपन एंडेड पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओपन एंडेड का मतलब मैंने बताया था आपको कि इस इन फंड्स में कभी भी आप आके बाइंग कर सकते हैं और कभी भी आप सेल करके निकल सकते हैं। इसमें कोई भी मेच्योरिटी का इशू नहीं है या रोक टोक नहीं है। ठीक है, कभी भी आइए परचेज कीजिए, कभी भी जाइए एग्जिट करके। ठीक है, एंड अगर समझो इन चारों में से अगर कोई पूछे आपको कि विच इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट फंड, तो आपको हमेशा बोलना है स्मॉल कैप फंड, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में 251 से बाकी जो ऊपर जितनी भी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी होती है उसको स्मॉल कैप फंड बोलते हैं। मतलब वो कंपनीज अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, राइट, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन कब होती है तो रिसर्च भी कम हो पाता है, और उसके डिसीजंस इतना इम्पैक्ट भी नहीं करते हैं, बड़ी चीज़ों को तो इतना ध्यान भी नहीं रखा जाता। तो स्मॉल कैप फंड्स में हमें ध्यान रखना है कि हम उसको मोस्ट रिस्कीएस्ट बोले, उसके बाद मिड कैप का नंबर आता है, उसके बाद लार्ज कैप, उसके बाद मल्टी कैप। मल्टी कैप सबसे लास्ट रिस्कीएस्ट क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी तीन चीज में डाइवर्सिफाई हो गया है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, तो इसका रिस्क ऑलरेडी कम हो गया है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। लेकिन सबसे रिस्की स्मॉल कैप, देन मिड कैप, देन लार्ज कैप एंड देन मल्टी कैप फंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ आता है डिविडेंड यील्ड फंड। इसमें क्या होता है ना कि आप, ये भी ओपन एंडेड इक्विटी फंड है लेकिन ये सिर्फ डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। मतलब जो भी कंपनीज का आज तक पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि वो डिविडेंड अनाउंस करती रहती है, लाइक हर क्वार्टर या साल में एक दो बार, जो डिविडेंड ज्यादा अनाउंस करती है उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो वेदांता हो गया, फिर ओएनजीसी हो गया, और आईटीसी हो गया, ये सारी स्टॉक्स है ना कंटिन्यूसली डिविडेंड अनाउंस करते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, और मिनिमम कितना होगा, 65% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटी में। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ना, तो मोस्टली सारे फंड्स में 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में चाहिए ही, अगर इक्विटी स्कीम में अगर आपको बनाना है तो याद रखिएगा मिनिमम 65 तो हर जगह मोस्टली चाहिए ही चाहिए। खाली आपको दो तीन चीजों में ध्यान रखना है कि लार्ज कैप में 80, ठीक है, और मल्टी कैप में 75%, 25 ईच इन तीनों में। ठीक है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में 65, डिविडेंड यील्ड में 65, और ये सारी ओपन एंडेड स्कीम है। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड, इसमें भी 65% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटी में। ये जो फंड है ना, ये बाकियों से कैसे अलग है मैं आपको समझाता हूँ। ये सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक्स हो, लार्ज कैप से हो, मिड कैप से हो या स्मॉल कैप से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमको लग रहा है कि ये तीनों भी सेक्टर में से कोई भी एक स्टॉक है या कोई भी 10 स्टॉक है जो है ना अभी है ना उतना मार्केट को मतलब अंडररेटेड है, मतलब अभी इतना लोगों मार्केट में उसमें ज्यादा ध्यान नहीं आया है, लेकिन वो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे बातें चल रही हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में या फिर आईटीसी के बारे में कि आगे जाके ये बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, तो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन जाती है कि अभी फिलहाल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे बट आगे जाके कभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड। सेवेंथ है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड में क्या होता है, 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में चाहिए, यहाँ पर भी ओपन एंडेड स्कीम है, बट जो मैक्सिमम आप सिर्फ 30 स्टॉक्स रख सकते हैं फोकस्ड फंड में, इसीलिए इसका नाम फोकस्ड है। बाकी सब में क्या आप 150 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स कितना भी ले सकते हो, बट 30 स्टॉक्स यहाँ पर कंपलसरी है। अब वो किस में से भी हो, लार्ज कैप में से हो, मिड कैप में से हो, स्मॉल कैप में से हो, या तीनों का मिक्सचर मल्टी कैप से हो,
लेकिन सिर्फ 30 स्टॉक्स होने चाहिए और मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए फोकस, इसीलिए फोकस कर पाएंगे इजीली, क्योंकि कम स्टॉक्स होते हैं तो फोकस ज्यादा कर पाता है एक म्यूचुअल फंड मैनेजर। ठीक है। 8 आता है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड। इन दोनों भी में मिनिमम 80% का इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर कोई सेक्टर में कर रहे हैं या थीम में कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सेक्टर और थीमेटिक अलग अलग है या सेम है? दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और सेक्टर एंड थीमेटिक फंड बहुत रिस्की होता है, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल कैप रिस्की होता है, तो अगर कोई आपको सेक्टर और थीमेटिक में पूछेगा तो आप बोलिएगा सेक्टर ज्यादा रिस्की है थीमेटिक से। ठीक है। अब सेक्टर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, समझिए। बैंकिंग करके एक सेक्टर है, राइट, पूरा, तो जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स होंगे ना सिर्फ उसी में इन्वेस्ट होगा 80% अमाउंट। तो डोंट यू थिंक एक सेक्टर अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक सेक्टर अचानक से डूबा तो सारा का सारा बैंक डूबेगा और फिर बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से इसको मोस्ट रिस्कियस बोला जाता है। ठीक है। और जैसे पावर सेक्टर हो गया जिसमें अडानी ग्रीन आ गया, टाटा पावर आ गया, राइट, तो ये पावर सेक्टर हो गया। लेकिन थीमेटिक का मतलब क्या होता है कि एक थीम पकड़ लो जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल में अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ले लो, तो जो गाड़ी बनाती है कंपनी वो भी इसमें आ जाएगा, जो गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है वो भी आ जाएगा, राइट, जो बैटरी डेवलप कर रही है गाड़ी के लिए वो भी आ जाएगा, सेमीकंडक्टर जो बना रही है वो भी कंपनी आ जाएगा। तो ये थीम हो गया, राइट, कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक थीम है जिसके ऊपर सब हो। दूसरा एग्जांपल मैं थीमेटिक के बारे में ले सकता हूँ आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या लगता है कितनी चीजें आ सकती है? सीमेंट आ गया, पेंट आ गया, राइट, तो ये सारी चीजें आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, मतलब इलेक्ट्रिकल थीम्स जो घर के अंदर लगेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगेंगे, सारी चीजें थीम में आ जाता है। तो आई होप सेक्टर और थीमेटिक का डिफरेंस आपको समझ में आया। नाइन्थ है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। मैंने ये पहले भी आपको बताया था, मैं वापस आपको बता रहा हूँ। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड स्कीम होती है जिसका ना लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, एंड इससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल के लिए भले ही लॉक इन हो जाता है, बट अंडर सेक्शन 80C में आपको टैक्स डिडक्शन करने का मिलता है अप टू ₹1,50,000। ठीक है। अब यहाँ पर कैसा है ना कि मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटी में। अब ये फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कैसे होना चाहिए। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में वो 80% होना चाहिए ऑफ टोटल एसेट्स, और इन अकॉर्डेंस विद इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 2005 नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से इसमें होना चाहिए। अब 10th है फ्लेक्सी कैप फंड। अभी आपने मल्टी कैप फंड में क्या देखा था? 25%, 25% एंड 25%, राइट, ईच होना चाहिए। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होगा? मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। ठीक है। बट वो कैसा भी हो सकता है, अलोंग लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में से कैसा भी हो सकता है। अगर वो चाहे कोई कंपनी चाहे कि 50% मेरे को सिर्फ लार्ज कैप में रखना है और बाकी 25% सॉरी 7-7%, 8-8% मुझे स्मॉल कैप में रखो, तो वैसे भी रख सकता है, लेकिन मिनिमम 65 होना चाहिए। ठीक है। आई होप मैं आपको इक्विटी स्कीम समझाने में समझा पाया रहूंगा। एंड आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे चीज, सारे नाम आपको जानना जरूरी है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है। हमने समझ लिया इक्विटी स्कीम्स के बारे में जिसमें 11 सब कैटेगरीज थी। अब हम समझते हैं डेट स्कीम्स के बारे में जिसमें 16 सब कैटेगरीज हैं। ठीक है। और मैंने सबका ड्यूरेशन इसलिए लिखा हुआ है, जैसे इक्विटी में मैंने लिखा हुआ था कि 65% मिनिमम इन्वेस्टमेंट, वैसे यहाँ पर डेज के बीच में बात होगी। तो मैं आपको डेज टर्म पीरियड लाइक पीरियड के बीच में बात होगी, तो आपको वो ध्यान रखना होगा अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई पूछे आपको इक्विटी और डेट में सबसे ज्यादा रिस्की क्या है, तो ऑब्वियसली हमेशा याद रखिएगा इक्विटी हमेशा डेट से हमेशा ज्यादा रिस्कियर होगा। ठीक है, क्योंकि डेट स्कीम्स जो होते हैं ना, वो ऐसी चीजों में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो लेस रिस्कियर होते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी स्कीम्स। ठीक है। तो सब शुरू करते हैं। पहला है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड ओवरनाइट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जिनका मेच्योरिटी सिर्फ एक दिन में हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, समझो आपने अगर आज इन्वेस्ट किया तो एक दिन के बाद वो मेच्योर हो जाएगा और आपको आपका पैसा मिल जाएगा, जो भी रिटर्न जनरेट करेगा उसके साथ। सेकेंड इज लिक्विडी फंड, लिक्विड फंड, इन्वेस्टमेंट इनटू डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज विद मेच्योरिटी ऑफ अप टू 91 डेज। तो लिक्विड फंड में क्या होता है? डेट या मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी मेच्योरिटी 91 डेज तक की होती है, मतलब मोस्टली अराउंड 3 मंथ्स, राइट। थर्ड इज अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये भी इन्वेस्ट करती है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जिनका जो ना लाइक 3 महीने से 6 महीने का इनका ड्यूरेशन होता है। ठीक है। फोर्थ आता है लो ड्यूरेशन फंड, जिसका सेम इन्वेस्टमेंट डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, जिनका ड्यूरेशन लाइक मैटर करता है 6 मंथ्स से 12 मंथ्स। फिफ्थ आता है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड का सिंपल मतलब यही है कि
वो इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स में, लाइक बॉन्ड्स में, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स में, कमर्शियल पेपर्स में, जिनका मेच्योरिटी 1 साल तक होता है। ठीक है। फिर आता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जो डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटवीन 1 ईयर एंड 3 ईयर्स। मिनिमम ड्यूरेशन फंड भी सेम डेट एंड मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका ड्यूरेशन आता है बिटवीन 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। फिर आता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, जिनका आता है 4 ईयर्स एंड 7 ईयर्स के बीच में। ठीक है। तो अगर आपने नोटिस किया हो कि मैंने है ना, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही नाम रखा है। पहले 91 डेज था, सॉरी पहले 1 डे था, फिर 91 डेज आया, उसके बाद 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स आया। ठीक है। 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स आया, फिर 1 ईयर आया, 1 ईयर टू 3 ईयर्स आया, 3 ईयर्स टू 4 ईयर्स आया, 4 ईयर्स टू 7 ईयर्स आया। एंड नाइन्थ आएगा लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, जिसमें नाइन्थ आएगा लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जिसमें डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही होगा, लेकिन जिसका ड्यूरेशन होगा ग्रेटर देन 7 ईयर्स। बड़े बड़े जो बॉन्ड्स होते हैं ना, लॉन्ग टर्म वाले, उनमें। फिर आता है टेंथ डायनेमिक बॉन्ड। डायनेमिक भी एक ओपन एंडेड डायनेमिक डेट स्कीम है जो इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अक्रॉस ड्यूरेशन। ठीक है। फिर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो है ना, इन्वेस्ट करती है AA+ एंड अबव रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज जो होती है ना, वो ना पैसे रेज करने के लिए ना बॉन्ड्स इशू करती है विद सर्टन अमाउंट, सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हम इतना आपको कूपन रेट देंगे, इतना इंटरेस्ट देंगे हम आपको, आप हमें पैसे दे दीजिए। तो है ना, वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो उसको रेट करती है कि ये कंपनी का ये वाला जो बॉन्ड है वो AA+ है, या AA है। तो प्लस जहां भी ऐड होगा वो ज्यादा होगा, मतलब AA+ और AA में AA+ बेटर है, रिस्की कम है, AA ज्यादा रिस्की होगा उससे। राइट। ठीक है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 80% होना चाहिए। ठीक है। और ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा, लिखा है ओनली इन AA+ एंड अबव रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है। फिर ट्वेल्थ आता है गिल्ड फंड। इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 80% ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट अगर आप थोड़ा सा इसको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान में रखेंगे तो इट विल बी मच बेटर। ठीक है। फिर आता है 13th क्रेडिट रिस्क फंड, एन ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन बिलो हाईएस्ट रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अभी आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में देखा, जहां पर AA+ में इन्वेस्ट हो रहा था, अब क्या होगा, उससे नीचे वाले में इन्वेस्ट होगा। लेकिन अब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है सिर्फ 65% है टोटल एसेट का। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली इन AA, नॉट AA+। AA+ क्या है, कम रिस्की है, AA थोड़ा ज्यादा रिस्की है AA+ से। ओके। फिर 14th आएगा बैंकिंग एंड PSU फंड, एन ओपन एंडेड डेट स्कीम प्रीडोमिनेंटली investing in debt instruments of banks, public sector undertakings, public financial institution and municipal bonds। बहुत सारा बॉन्ड्स ऐसा इशू होता है जो बैंक्स की तरफ से किया जाता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जाता है। ठीक है। और इनका भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स में 80% का होना चाहिए। ठीक है, तभी ये स्कीम बन सकता है। 15th है फ्लोटर फंड, an open-ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments including fixed rate instruments covered converted to floating rate exposures using swaps and derivatives। Minimum investment in floating rate instruments shall be 65% of total assets। तो ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग का मैं आपको एक मतलब बता देता हूँ। जैसे ये फंड्स में क्या होता है ना कि ये फिक्स्ड होते हैं स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स तक, कि हम आपको 7% इंटरेस्ट देंगे, और फिर बाद में ना 3 साल के बाद, समझिए पूरा का पूरा फंड 5 साल का था। ठीक है। तो 3 साल तक फिक्स करके रखा है कि आपको 8-8% हम इंटरेस्ट देंगे, बट आफ्टर 3 ईयर्स जो भी मार्केट कंडीशन होगा उसके बेसिस पे फ्लोट होगा वो रेट। अगर 5% है तो फिर 5% का आपको मिलेगा, अगर 10% चलेगा तो 10% का मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोन्स भी आते हैं मार्केट में जो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग दोनों टाइप के होते हैं, एंड दोनों वाला कन्वर्जन भी होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने इक्विटी स्कीम्स देख लिया, हमने डेट स्कीम्स देख लिया, अब चलते हैं हाइब्रिड स्कीम्स की तरफ। हाइब्रिड स्कीम्स, नाम से ही मैंने आपको बताया था कि इक्विटी में सिर्फ इक्विटी में सबसे ज्यादा एलोकेशन होता है, डेट में सिर्फ डेट सिक्योरिटीज में डाली जाती है वैसे। लेकिन हाइब्रिड स्कीम में क्या होता है, आप इक्विटी प्लस डेट सबका मिक्स एलोकेशन कर सकते हैं, सो दैट रिस्क थोड़ा कम हो जाए, डेट से ज्यादा रहे और इक्विटी से कम रहे, इसलिए हाइब्रिड बीच में आता है। ठीक है। तो पहले समझते हैं फर्स्ट, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, एकदम कम रिस्क लेना, राइट। इसी वजह से अगर आप देखिए, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स इज 75 एंड 90% ऑफ टोटल एसेट, मतलब 75 से 90 के बीच में कितना भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट डेट फंड्स में, एंड जो रेस्ट है वो इक्विटी में होना चाहिए। मतलब अगर 75%
डेट में किया है तो 25% जो बचा वो इक्विटी में होना चाहिए, अगर 90% डेट में किया है तो 10% जो बचा वो इक्विटी में होना चाहिए, और अगर समझिए 80% किया तो 20% डेट में होना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में क्या होता है, कंजर्वेटिव से थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया जाता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मैं बोलूँ मीडियम रिस्क लिया जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी बिटवीन 40 to 60%, मतलब अगर 40% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट 60% डेट में चला जाएगा, अगर इक्विटी में 60 ले रहे हैं तो डेट में 40% एलोकेशन होगा, या फिर 50-50 भी किया जा सकता है, राइट, इक्विटी में 50% एंड डेट में 50%। ठीक है, यहाँ पर आर्बिट्रेजिंग इज नॉट परमिटेड इन दिस स्कीम। आर्बिट्रेजिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो अलाउड नहीं है स्कीम में, ठीक है। थर्ड आएगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव का मतलब ये है कि बहुत अग्रेसिव जाना, मतलब इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन डालने की कोशिश की जाएगी इसमें। इसका मतलब 65 to 80% जो भी टोटल एसेट का अमाउंट होगा वो इक्विटी में जाएगा और रेस्ट डेट में जाएगा, ठीक है। तो अगर 65% इक्विटी में जा रहा है, देन रेस्ट कितना बचेगा, 35% डेट में जाना चाहिए, और अगर इक्विटी में 80% जा रहा है तो डेट में 20% जाना चाहिए, ठीक है। और अगर समझिए 75% इक्विटी में जा रहा है तो रेस्ट 25% बचेगा वो डेट में चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और एग्रेसिव में सबसे ज्यादा रिस्की आपको मालूम पड़ गया होगा, अग्रेसिव है, फिर बैलेंस्ड आता है और फिर कंजर्वेटिव आता है, ठीक है। और फोर्थ है मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, कौन से एसेट है हमारे पास, इक्विटी है, डेट है, गोल्ड है, राइट। तो इन तीनों स्कीम में क्या कर सकते हैं, और भी मनी है, लेकिन हम एटलीस्ट ये थ्री जो है ना ये मोस्ट यूजफुल एसेट एलोकेशन होते हैं। हेंस इक्विटी, गोल्ड और डेट, ये तीनों में एटलीस्ट 10% का एलोकेशन होना चाहिए, तब वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इक्विटी, हाइब्रिड और डेट में सबसे ज्यादा रिस्की इक्विटी होगा, देन हाइब्रिड आएगा एंड देन डेट फंड, डेट स्कीम्स आएगा। आई होप ये क्लियर है। फिर आता है आर्बिट्रेज फंड, फिफ्थ वाला। आर्बिट्रेज फंड में कैसा होता है, इन्वेस्टिंग इन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर क्या किया जाता है, मिनिमम 65% जो टोटल असेट्स होता है ना वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में डाला जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर दे साइमल्टेनियसली बाय एंड सेल सिक्योरिटीज इन डिफरेंट मार्केट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंस। Returns are more in line with money market returns rather than equity market returns. Moderately low risk category. Arbitrage funds are not meant for equity risk exposure, but to lock into a better risk return relationship than liquid funds and ride on the tax benefits that equity schemes offer. Arbitrage fund है ना, इक्विटी स्कीम नहीं होता है, बट है ना उसको कोशिश किया जाता है कि इक्विटी स्कीम का 65% उसमें हो, एंड रेस्ट जो अमाउंट बचता है वो लिक्विड फंड्स में डाल के उसको बैलेंस किया जाए, ठीक है। अब समझते हैं हमारा चौथा जो स्कीम वाइज टाइप था वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। पहला था इक्विटी स्कीम जिसमें हमने सारा पढ़ लिया, डेट स्कीम भी पढ़ लिया, हाइब्रिड स्कीम भी पढ़ लिया। अब चलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम की तरफ। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में दो सब कैटेगरीज है, पहला आता है रिटायरमेंट फंड, दूसरा आता है चिल्ड्रंस फंड। रिटायरमेंट फंड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्वियसली रिटायरमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ना उसका लॉकिंग होगा 5 साल का, मतलब आप 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो समझिए अगर आप अभी 55 के हैं, ठीक है, और अभी आपने इन्वेस्ट कर सॉरी अगर आप 54 के और आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 5 साल का लॉक इन हो गया, राइट। तो रिटायरमेंट 60 पे हो रहा है और 59 पे आपका 5 साल खत्म हो जाता है, तो 59 पे ही आपका ये पूरा मेच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 56 की एज में किया है, ठीक है, और आपका जो 5 साल का लॉकिंग पीरियड है वो 61 पे खत्म हो रहा है, फिर भी विच एवर इज अर्लियर की वजह से रिटायरमेंट 60 पे हो रहा है, इसी वजह से 60 में ही ये निकल जाएगा, ठीक है, मेच्योर हो गया। सेकंड आएगा चिल्ड्रंस फंड, एन ओपन एंडेड फंड फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर चिल्ड्रन हैविंग ए लॉकिंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years और टिल द चाइल्ड अटेन्स एज ऑफ मैच्योरिटी व्हिचएवर इज अर्लियर। सेम जैसे मैंने रिटायरमेंट फंड समझाया वैसे ही चिल्ड्रंस फंड होता है, ताकि चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए किसी चीज के लिए इन्वेस्ट किया जाए। इसमें भी एटलीस्ट 5 साल के लिए लॉकिंग होगा, या फिर अगर चाइल्ड ने मैच्योरिटी का एज क्रॉस कर लिया है तो ये मैच्योर हो जाएगा, मतलब 18 years, ठीक है। तो चार टाइप हो गए स्कीम के। अब पांचवा टाइप है अदर स्कीम्स। अदर स्कीम्स में भी दो ही कैटेगरी आते हैं, सब कैटेगरी। पहला आता है इंडेक्स फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड टाइप, जिसको हम ईटीएफ्स के नाम पे भी जानते हैं। तो ईटीएफ्स तो आप अपने डीमैट अकाउंट में भी खरीद सकते हैं, राइट, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, जैसे आप स्टॉक्स, जीरोधा ग्रो, राइट, एंजल ब्रोकिंग। लेकिन इंडेक्स फंड जो है वो आप म्यूचुअल फंड कंपनीज के
पास से ही कुछ खरीद सकते हैं, राइट? स्टॉक मार्केट से आप ETF खरीद सकते हैं, बट इंडेक्स फंड को आपको AMC से ही खरीदना होता है। अब ये एक ओपन एंडेड स्कीम होता है जो क्या करती है, स्पेसिफिक इंडेक्स को है ना एग्जैक्टली रेप्लिकेट करती है, मतलब उसको मिरर करके खरीदती है, उसके सेम टू सेम कंपनीज, सेम टू सेम एलोकेशन। तो इंडेक्स फंड तो बहुत सारे होते हैं, इंडेक्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, राइट? निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, निफ्टी 250, राइट? या फिर थीमेटिक के हिसाब से भी इंडेक्सेस बने होते हैं, राइट? तो उसके बेसिस पे चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है इन पर्टिकुलर इंडेक्सेस में वो 95% होना चाहिए। मतलब सिर्फ 5% कैश रख सकते हैं या किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 95% इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होना ही चाहिए या उसके ETF में इन्वेस्ट होना ही चाहिए। ठीक है। तो सेकंड आता है फंड्स ऑफ फंड्स, ओवरसीज या डोमेस्टिक। फंड्स ऑफ फंड्स का एकदम सिंपल मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। समझिए एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, ठीक है? एंड वो 18% CAGR रिटर्न जनरेट कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 ईयर्स, ओके? तो वो फंड बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, राइट? अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, वगैरह वगैरह। तो कोई भी कंपनी का जो फंड मैनेजर है वो क्या कर सकता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ही इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है? इसकी वजह से क्या बन जाएगा, वो फंड ऑफ फंड्स। ऐसे ही ओवरसीज में जैसे अमेरिका में कोई ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड चल रहा होगा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, अपना अमाउंट लेकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके उसके सेम स्टॉक्स में, जिसको बोलते हैं हम फंड ऑफ फंड्स, ठीक है? तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस फंड ऑफ फंड्स में वो 95% का होना चाहिए ऑफ टोटल असेट्स, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। थर्ड आता है फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स। फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स जो है ना वो एक क्लोज एंडेड डेट फंड है। अब से जो भी आएगा ना वो क्लोज एंडेड ही होगा, ध्यान रखिएगा। क्लोज एंडेड का क्या मतलब था कि आप NFO के टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके बाद आप तब तक इसमें से निकल नहीं सकते जब तक इसका मेच्योरिटी नहीं आ सकता, राइट? और इसमें क्लियरली लिखा है फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स। मतलब समझिए फॉर एग्जांपल अगर इस फंड का फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स का 3 साल का मेच्योरिटी डिसाइडेड है बाय द फंड मैनेजर, तो वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो 3 साल बाद ही मेच्योर हो, ठीक है? और फिर जब मेच्योर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट मिल जाएगा मेच्योर होने के बाद, ठीक है? फोर्थ आता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स। अब इसमें क्या होता है ना कि समझिए म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ना 1,000 रुपए पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल पे, और ये एक हाइब्रिड फंड होगा, हाइब्रिड फंड। तो 1,000 रुपए में से क्या करेगा, 90 रुपीज वो क्या करेगा, डेट में डाल देगा, डेट फंड्स में डाल देगा, सो दैट वो वापस से प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज बन जाए। और जो 10 रुपए है ना उसको क्या करेगा, वो इक्विटी के डेरिवेटिव्स में डाल देगा, सो दैट हाई रिस्क के साथ वो खेल सके। तो क्या होगा, आपका कैपिटल जो 100 रुपए का था वो प्रोटेक्टेड रहेगा, और अगर इक्विटी का जो डेरिवेटिव मार्केट है वहां से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया तो वो बहुत ही अच्छी बात है, कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ एक्स्ट्रा रिटर्न्स गारंटीड आ जाएगा, ठीक है? द फिफ्थ विल बी रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है वो मेजरली फोकस करता है रियल एस्टेट के ऊपर, ठीक है? 75% या उससे भी ज्यादा का असेट्स इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट होना चाहिए रियल एस्टेट असेट्स के अंदर, ठीक है? आई होप मैंने आपको सारी स्कीम्स को प्रॉपरली समझा दिया है, सो दैट आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। प्लस आपको अब MCQ टाइम आ गया है, तो आपका MCQs पे पूरा फोकस करना है गाइस। प्लीज MCQs किसी भी चैप्टर का स्किप मत करिएगा, बिकॉज आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, राइट, उसके ही रिलेटेड मैंने MCQs बना के रखे हैं 10 क्वेश्चन, सो दैट आप उसको इम्प्रॉम्प्टली वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। अगर आपका राइट आंसर आ रहा है इसका मतलब आप ऑलरेडी उस टॉपिक को प्रॉपरली समझ चुके हैं। अगर आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, राइट, 8 to 9 आंसर सब सही नहीं दे पा रहे हैं, 10 आंसर सही नहीं दे पा रहे, तो एक बार वापस से वीडियो आप देख सकते हैं। और एक एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो अगर आप पूरा देख लेते हैं ना तो फिर आपको दोबारा से PDF पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 12 चैप्टर्स जो हम एक 100 MCQs वाला एक वीडियो बनाएंगे उसको भी अटेंड कर देंगे और फिर एग्जाम में चले जाएंगे, आप इजीली पास हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है हर वीडियो को प्रॉपरली देखिए, उसके MCQs अटेंड कीजिए, ठीक है? एंड फिर एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे आप। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ अ डैश टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन वेरियस मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज इन लाइन विद स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन ए ट्रस्ट, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी कस्टोडियन, ऑप्शन डी एडवाइजरी फर्म। मैंने आपको याद है सिखाया था इसके बारे में और मैंने उस पर फोकस भी कराया था। यस गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रस्ट, बिकॉज म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जो ट्रस्ट के फॉर्म में बनाया गया है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। आई होप यू रिमेंबर दिस। सेकंड क्वेश्चन है, मार्क टू मार्केट MTM कंसीडर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू फॉर वैल्यूइंग सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द।
ऑप्शन ए बुक वैल्यू, ऑप्शन बी करंट मार्केट वैल्यू, ऑप्शन सी नेट एसेट वैल्यू, ऑप्शन डी फेस वैल्यू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करंट मार्केट वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन, dash indicates how much money can be generated per unit of the mutual fund in case the scheme is liquidated. फर्स्ट ऑप्शन है असेट अंडर मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन है नेट असेट वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है मार्केट प्राइस एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सिट लोड। करेक्ट आंसर है नेट असेट वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ऑप्शन ए कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। करेक्ट आंसर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिफ्थ क्वेश्चन है द फंड्स दैट कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए इंटरवल फंड्स, ऑप्शन बी डुअल फंड्स, ऑप्शन सी मिडिल फंड्स, ऑप्शन फोर इंटरमीडियरी फंड्स। करेक्ट आंसर है इंटरवल फंड्स। Question 6. Which of the following is not a systematic approach to investment? Option A systematic investment plan, option B systematic withdrawal plan, option C systematic transfer plan, option D systematic pension plan. आपको क्या लगता है कौन सा वाला नहीं होगा? करेक्ट आंसर है systematic pension plan. Seventh, the unit capital of a mutual fund scheme is derived by multiplying number of units issued by its dash. Option A face value, option B book value, option C market value, option D net asset value. करेक्ट आंसर है फेस वैल्यू, ऑप्शन ए। एट क्वेश्चन है फंड्स दैट इन्वेस्ट हेवीली इन इक्विटीज यूजुअली एक्सीडिंग डैश ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज कॉल्ड एज इक्विटी फंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 50%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 65%। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर फंड। ऑप्शन ए पावर फंड, ऑप्शन बी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ऑप्शन सी बैंकिंग फंड, ऑप्शन डी डाइवर्सिफाइड फंड। आई होप मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया था सेक्टर और थीम के बीच का डिफरेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डाइवर्सिफाइड फंड। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फंड आर जनरली मोर वॉलेटाइल इन नेचर। ऑप्शन ए गिल्ड फंड, ऑप्शन बी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऑप्शन डी डाइवर्सिफाइड फंड, ऑप्शन डी स्मॉल कैप फंड।